हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आपके लिए हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे और वो डेफिनेशंस उन डेफिनेशंस को यूज़ करके हमने देखा था कोड बुक क्या होती है, हमने देखा था कोड वर्ड क्या होता है, हमने कोड लेंथ देखा था, तो ये सब देखा। तो इस बार हम ये करेंगे कि हम साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स डेवलप करेंगे और जो डेफिनेशंस हमने पिछली बार देखी हैं हम इस लेक्चर में उनके एग्जाम्पल्स डेवलप करेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि ये क्या है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर उन सभी मैसेजेस का सेट जो कि सोर्स भेज सकता है, तो मान लीजिए कोड बुक के अल्फ़ाबेट, तो हम मान लेते हैं कि C या X, क्योंकि हमने X से रिप्रेजेंट किया है इसे। तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है X इक्वल्स A B C। ये एक एग्जाम्पल है x इक्वल्स ए बी सी। हम आगे चलकर एक और सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लेंगे, पर एक कोड बुक का एग्जाम्पल है x इक्वल्स ए बी सी। ऐसे ही अल्फ़ाबेट या डिक्शनरी डी को हम लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल 0 1 D-1। ये डी है जिसके आप ये कह सकते हैं कि डी डिक्शनरी डी का जो सेट है वो हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये D01 है। और ऐसे ही पर और बाइनरी के लिए D इक्वल टू 2 के लिए ये डिक्शनरी 01 हो सकती है। अब इसके बाद स्ट्रिंग हमने देखा था कि 01 को हम स्ट्रिंग्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमने ये देखा था कि बाइनरी के लिए ये स्ट्रिंग्स हैं और ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। ऐसे ही हमने कोड देखा था। कोड था एक फंक्शन जो कि x के एलिमेंट्स को d स्टार के एलिमेंट्स पर मैप करता है और ये हमने कोड लिखा था। और हमने कोड लेंथ कही थी कि किसी कोड बुक x के लिए एलिमेंट x के कोड वर्ड की लेंथ उसके उस स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी उस कोड की लेंथ कहलाती है। तो हमने डिफाइन किया था और हमने ये डिफाइन की थी कोड बुक x के लिए, इसे हमने कहा था एवरेज कोड वर्ड एवरेज कोड वर्ड लेंथ। इस LX को हमने कहा था एवरेज कोड वर्ड लेंथ। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए एक दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका सैंपल स्पेस x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका सैंपल स्पेस x इक्वल्स x1 x2 xn है। x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका सैंपल स्पेस x1 x2 xn है और इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी x1 या x1 x2 x3 x4, हम सिंपल ही लेते हैं x1 x2 x3, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं लेते। x1 x2 x3 x4 प्रोबेबिलिटी x1 और या प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स x1 है 1/2 px1 या p1 है। ऐसे ही p2 है 4,
P3 है 8, P4 है 1/8। ठीक है, मान लीजिए ये है, और साथ के साथ मैं इसे डिक्शनरी D, और मेरे पास एक डिक्शनरी D है, और मेरे पास D इक्वल्स 0 1 है, जिसके कोड वर्ड्स के रूप में मैं x के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट जिसके एलिमेंट्स के रूप में मैं x को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और D 0 1 है जिसके एलिमेंट्स के रूप में मैं x को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये तो हमने डिजिटल सर्किट्स के कोर्स में कई बार किया हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार किया हुआ है कि ये कोड वर्ड है और मान लो ऐसा है तो ठीक है। x1 को मैंने बोल दिया x1, x2, x3, x4, 4 हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, हो गया। ये तो हो गया, इसमें इतना मुश्किल क्या था, या इसमें ये बड़ा सवाल क्या है, ये तो बाइनरी मैपिंग से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी अगर मैं ये Cx देखूं तो वो होगा ये, और Lx नेचुरली इस कोड के लिए है 2 2 2 2। तो इस कोड वर्ड की जो कोड लेंथ है वो है 2 एवरेज। अब अगर मैं एक और कोड वर्ड मान लीजिए, इसे मैं C1 L1 बोल देता हूँ, C2 बनाता हूँ, C2X, इन्हें एक दूसरा कोड देता हूँ जहाँ पर कि x1 0 है, x2 1 0 है, 1 1 0 और 1 1 1। तो आपका पहला सवाल तो ये होगा कि मैं क्या अलग अलग लेंथ के कोड वर्ड्स दे सकता हूँ। हाँ, जब भी मेरे पास एक 0 आएगा मैं मानूंगा कि x1 भेजा गया है, जब भी मेरे पास 1 0 आएगा मैं मानूंगा कि x2 भेजा गया है। अब 1 1 0 और 1 1 1 पर मैं मानूंगा कि x3 और x4 भेजे गए हैं। तो ये भेजे गए हैं, ठीक है, मैं ऐसा कोड वर्ड दे सकता हूँ, देने से मुझे कोई नहीं रोक रहा। पर आप कहेंगे ये तो लंबा हो गया। हाँ, कुछ कोड वर्ड्स लंबे हैं, पर उससे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो अब इस दूसरी कोडिंग स्कीम के लिए आप देखिए कि L2X होगा 1 2 3 3, ठीक है, L2X हुआ 1 2 3 3। तो L2 या LX इस कोड वर्ड इस स्कीम के लिए हुआ प्रोबेबिलिटी टाइम्स सो हाफ इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2 प्लस 1/8 इंटू 3 प्लस 1/8 3, जो कि हमने पिछली बार एवरेज कोड लेंथ डिफाइन की थी, उसी को देखते हुए एवरेज कोड लेंथ हुई ये। तो ये हुआ 1 प्लस हाफ आधा प्लस हाफ प्लस या 7/8। यहाँ एवरेज कोड लेंथ आई इस केस में 7/8, तो जो कि आप देख सकते हैं कि 7/8 2 से कम है। मतलब ऐसे जो एवरेज कोड वर्ड की लेंथ होगी वो मैं 2 के बदले, या जहाँ मुझे 8 बिट्स लगने थे वहाँ मेरा काम 7 बिट्स में चल जाएगा, क्योंकि
एवरेज कोड लेंथ 2 का मतलब है कि अगर मुझे जो जहाँ पर मेरा 8 बिट्स में काम चलना था वहाँ मेरा काम 7 बिट्स में चल रहा है। मतलब अगर मैं एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लूँ जिसमें हज़ारों बाइट्स हैं तो मुझे मेरी कुछ किलो बाइट्स की बचत होगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 8 बिट्स के बदले 7 बिट है, मतलब हर सिंबल में मेरी 1 बिट की बचत हो रही। हर सिंबल को रिप्रेजेंट करने में मतलब हर 8 सिंबल्स नहीं, 7/8 नहीं, सॉरी, 7/4, 7/4 होगा। हाँ, 4 से 7/4 है और ये भी 7/4 कर लीजिए। 8 कैसे लिख दिया, 7/4। सो हाँ, हर 4 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में मैं 8 के बदले 7 बिट्स खर्च मतलब हर 4 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में मैं 8 के बदले 7 बिट्स खर्च कर रहा हूं। मतलब हर 4 सिंबल्स पर मेरी 1 बिट की बचत हो रही है। अब इसका क्या फ़ायदा? जब आप मैसेज सीक्वेंस की बात करते हैं, आप 4 सिंबल्स पर तो निर्भर नहीं रहते। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात भी करूं भेजने के लिए, तो सिंबल से वर्ड्स बनते हैं, तो आप कैरेक्टर्स भेजते हैं, आप सैकड़ों हज़ारों कैरेक्टर्स भेजते हैं, तो उसमें आप उसे एक कम डेटा का प्रयोग करके भेज सकते हैं। जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कम होगा, तो नेचुरली जहां आप 7 बिट्स से काम चला सकते हैं वहां आप 8 बिट्स क्यों स्टोर करेंगे, वहां आप 8 बिट्स क्यों भेजेंगे? या दूसरे सेंस में, जहां मैं 7 सिंबल्स के साथ एक 8वां सिंबल, या मैं हर 7 सिंबल्स के साथ एक 8वां सिंबल मुफ्त में स्टोर कर सकता हूं अगर मैं वेरिएबल लेंथ कोडिंग यूज करता हूं। मतलब मैं सेम मेमोरी में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता हूं, सेम स्पेस में मैं सेम कम्युनिकेशन बैंडविड्थ के ऊपर ज़्यादा डेटा भेज सकता हूं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेज सकता हूं। तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूंगा? तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर सोर्स सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं है, अगर सोर्स सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तब हम उन्हें वेरिएबल लेंथ कोडिंग से एनकोड कर सकते हैं। अगर सोर्स सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज यूनिफॉर्म नहीं हैं, तब हम उन्हें वेरिएबल लेंथ कोडिंग से एनकोड कर सकते हैं। मतलब हर कोड वर्ड को अलग, या हर सिंबल को अलग अलग लेंथ का कोड वर्ड दे सकते हैं। मतलब हर सिंबल को अलग अलग लेंथ का कोड वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर मैं ऐसे ही कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कि मेरे पास 4 सिंबल्स हैं x1, x2, x3, x4, और मैंने इन्हें दे दिया, तो मान लीजिए मैंने ये एनकोड कर दिया x1, x2, x3, x4, और मैं इन्हें कोड वर्ड्स दे देता हूं x1 के लिए 0,
x2 के लिए 0, x3 के लिए 0, x4 के लिए 0। मैं सभी को 0 दे देता हूँ। तो अगर मैंने सभी को 0 कोड दे दिया तो इसका मतलब हुआ कि अब जब मैंने ये भेजा तो आपने बोला हाँ, आपने भेजा 0, आपने बोला ना, आपने भेजा 0, आपने बोला पानी, आपने भेजा 0, तो आपने बोला ऊपर जाना है, आपने भेजा 0, आपने बोला नीचे जाना है, आपने भेजा 0, आप कुछ भी बोलें 0। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अलग अलग कोड वर्ड्स का मतलब ही यही है कि हमें अलग अलग सिंबल्स को हम अलग अलग शब्दों से रिप्रेजेंट या अलग अलग स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये तो नहीं चलेगा। पर इसमें तो फिर सवाल ये आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि यहां आप ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा कोड वर्ड कौन से सोर्स सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। यहां आप ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा कोड वर्ड कौन से सोर्स सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कोड को जहां जिस कोड में ये बता पाना संभव ना हो कि कौन सा कोड वर्ड कौन से सोर्स सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं सिंगुलर कोड। उसे बोलते हैं सिंगुलर कोड। जहां पर हम ये ना बता सकें कि कौन सा सोर्स सिंबल कौन से कोड वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं सिंगुलर कोड। आपको कम्युनिकेशन के लिए, आपको अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिंगुलर कोड नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि हमारा कोड हो नॉन सिंगुलर। तो हमें चाहिए नॉन सिंगुलर कोड चाहिए। हमें नॉन सिंगुलर कोड चाहिए। तो नॉन सिंगुलर कोड होता है, मैं पहले अंग्रेजी की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसे हिंदी में समझाऊंगा। कोड is said to be non-singular। एक कोड नॉन सिंगुलर कहलाता है if every element of the range of x, if every element of the range of the random variable x that you are representing, रैंडम वेरिएबल x की रेंज का हर एलिमेंट जिसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैप्स इनटू अ डिफरेंट स्ट्रिंग इन डी स्टार। अगर हर एलिमेंट एक अलग स्ट्रिंग में मैप करता है तब उस कोड को नॉन सिंगुलर कहते हैं। मतलब मैं इसे दोबारा लिख देता हूं अपनी भाषा में। एक कोड नॉन सिंगुलर कहलाता है, एक कोड नॉन सिंगुलर कहलाता है जब
हर सोर्स सिंबल जो कि x का एक एलिमेंट है, उसके लिए D स्टार में एक अलग स्ट्रिंग है। उसके लिए D स्टार में एक अलग स्ट्रिंग है। जब हर कोड x के हर एलिमेंट के लिए, या जो सेट x है उसका हर एलिमेंट जब D स्टार में एक अलग स्ट्रिंग पर मैप होगा, जब हर, या एक और दोबारा बोल देता हूं, जब x के हर एलिमेंट के लिए एक अलग है, जब x के हर एलिमेंट के लिए एक अलग कोड वर्ड है, तब वो कोड नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो हमने नॉन सिंगुलर कोड डिफाइन कर दिया। अब हम एक नॉन सिंगुलर कोड लेते हैं। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमने फिर से x1 x2 x3 x4 लिख दिया। तो x1 x2 x3 x4 हमने ये लिख दिया, और साथ में हमने ये कहा कि 0 0 1 1, ये तो क्योंकि ये सिंगुलर कोड है, ये सिंगुलर कोड है, इसलिए हम ये नहीं ले रहे। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास, हमने इसे 0 दे दिया और इसे 0 1 दे दिया, इसे 1 0 दे दिया, इसे 0 1 0 दे दिया। आपने 0 भेजा। अब मान लीजिए आपने ये भेजा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि तो आप, ठीक है, ये कोड नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है ना, हर x1 के लिए 0 है, x2 के लिए 0 1 है, x3 के लिए 1 0 है, और x4 के लिए 0 1 0 है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रिंग आया 0 1 0 1, आपके पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग आया। अब आपने क्या भेजा था? आपने 0, अब इस स्ट्रिंग को आप कह सकते हैं कि आपने भेजा था। अब मैं स्ट्रिंग को कई तरीके से तोड़ सकता हूं। तो इस स्ट्रिंग को तोड़ने का पहला तरीका है 0 1 0 1 0। तो मैंने भेजा x1 x3 x3, मैं ये भेज सकता हूं। दूसरा तरीका हो सकता है, मैंने भेजा 0 1 x2 0 1 x2 और 0 x1 x2 x2 x1, मैं ये भी भेज सकता हूं। तीसरा तरीका हो सकता है कि मैंने भेजा 0 1 0 जो कि है x4, और उसके बाद 1 0 जो कि है x3, मैं ये भी भेज सकता हूं। और देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये भी भेज सकता हूं 0 1 0 1 0 x2 और x4, मैं x4 और x3 भी भेज सकता हूं। आप ये देख सकते हैं कि इसी एक स्ट्रिंग से, ये एक लेंथ 5 की स्ट्रिंग को ही मैं 1 2 3 4 5, कम से कम 5 अलग अलग तरीकों से तोड़ सकता हूं। आप नेचुरली 0 1 0 1 0 इसे वैसे भी तोड़ सकते हैं, इसे आप कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। तो एक ही स्ट्रिंग को मैं 5 तरीकों से तोड़ सकता हूं। अब वो तो ये कविता तो है नहीं, तो आप हर कम्युनिकेशन चैनल में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या भेजा गया था।
आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग आई और आपने कहा कि ठीक है, हमें मिला है 01010, अब कवि क्या कहना चाहता है। कवि के 5 अर्थ हो सकते हैं, 5 अर्थ वाला कवि, तो फिर आपका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पर आ गई मैसेज सिंबल्स, या जब मैंने मैसेजेस की एक स्ट्रिंग भेजी तो वहां ठीक है, आपने जैसे ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते, इसमें सुमन शब्द के 5 अर्थ हैं। सुमन शब्द 5 बार अलग अलग अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है। 0101010, यहां आप इसे 5 अलग अलग अर्थों के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहां पर एक स्ट्रिंग का अर्थ एक ही होना चाहिए, या एक बिट सीक्वेंस का अर्थ एक ही होना चाहिए। तो एक बिट, एक रिसीव्ड बिट सीक्वेंस, जैसे हर रिसीव्ड सिंबल का अर्थ एक होना चाहिए, वैसे ही एक रिसीव्ड सिंबल सीक्वेंस का भी अर्थ एक ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक डिकोडेबिलिटी। तो अगर किसी कोड की एक्सटेंशंस भी नॉन सिंगुलर हैं, तब वो कोड यूनिकली कोडेबल। अगर किसी कोड की एक्सटेंशंस भी नॉन सिंगुलर हैं, तब वो कोड यूनिकली डिकोडेबल कहलाता है। तो अब ये है कि किसी कोड की एक्सटेंशन क्या होती है, यहां हमने कोड की एक्सटेंशन को डिफाइन नहीं किया है। तो ये एक डेफिनेशन है, एक कोड सी की एक्सटेंशन एक्स के, कोडबुक एक्स के, या कोडबुक एक्स के स्ट्रिंग से डी के स्ट्रिंग्स पर एक मैप होता है। कोडबुक एक्स के स्ट्रिंग से डी के स्ट्रिंग्स पर एक मैप होता है, या सीधे शब्दों अगर मैं इसे ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ तो अगर एक कोडबुक एक्स है तो एक्स एक कोडबुक है, तो एक्स के एलिमेंट्स हैं x1 से xn इन जनरल। तो ऐसे ही मैं अगर एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर दूं, एक्स का एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे डिफाइन कर दूं तो ये होगा x1 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 x2 x1 xn, ये तो xn n x1 xn xn। तो अब अगर x डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स है तो ये एक दूसरी कोडबुक होगी, क्योंकि x एक डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स है तो ये एक दूसरी कोडबुक होगी जिसकी प्रोबेबिलिटीज आप निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर एक दूसरी कोडबुक है, और ऐसे ही मैं x की पावर m को, क्षमा कीजिएगा, x की पावर m को भी मैं एक
कोडबुक की तरह ही रिप्रेजेंट एक्स पावर m भी एक कोडबुक ही है जिसका हर सिंबल x पावर m भी एक कोडबुक ही है जिसका हर सिंबल x की के एलिमेंट्स की एक लेंथ m x पावर m भी एक कोडबुक ही है जिसका हर एलिमेंट x के m एलिमेंट्स की एक स्ट्रिंग है। तो मैं ये कहूं कि या अब आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक कोड यूनिकली डिकोडेबल होता है जब वो x की किसी भी एक्सटेंशन xm के लिए नॉन सिंगुलर जब वो x की किसी भी एक्सटेंशन x टू द m के लिए नॉन सिंगुलर होता है। ये तो या सरल शब्दों में रिसीव्ड सिंबल्स का हर स्ट्रिंग, इसका जैसे हमने सिंगुलैरिटी के दो मतलब लिए थे वैसे ही, या हर कोड वर्ड्स का हर स्ट्रिंग का हर स्ट्रिंग सोर्स सिंबल्स के केवल एक यूनिक इकलौते, केवल एक इकलौते यूनिक जब हर कोडवर्ड्स का हर स्ट्रिंग यूनिक सोर्स सिंबल्स के केवल एक यूनिक या इकलौते स्ट्रिंग से ही आ सकता है, तब एक कोड वर्ड को यूनिकली डिकोडेबल कहा जाता है। अब ठीक है, तो हम एक और कोड वर्ड बनाते हैं जो कि यूनिकली डिकोडेबल हो। तो अब हम एक यूनिकली डिकोडेबल कोड बनाते हैं। तो अब मान लीजिए फिर से हमारे पास सिंबल्स हैं x1, x2, x3, x4, 0, 0, 1, 1 को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। इसे हमने छोड़ दिया क्योंकि ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। अब तीसरा एग्जांपल, अब 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1, 0 और 1, 1, 0। मान लीजिए आपके पास ये आया, आपके पास ये सीक्वेंस आया। तो अब मान लीजिए आपके पास
ये 0 0, सॉरी 0 नहीं 0 0 0 0 1 0। तो मान लीजिए आपके पास 1 1 0 1 0, आपके पास ये सीक्वेंस आया। तो मान लीजिए अब हमारे पास, मैं किसी अलग कलर का प्रयोग करता हूँ, हमारे पास सीक्वेंस आया 1 0 1 1 0। मान लीजिए मैंने ये सीक्वेंस भेजा, तो अब मैंने 1 1 0 ये भेजा। अब मैं यहाँ पर मेरे पास पहला 1 आया, 1 1 आया, तो अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे देखना पड़े 1 1 0 आया, तो अब ये 1 1 0 0 का भी हो सकता है और 1 1 0 1 का भी पार्ट हो सकता है। तो मैं किसी सिंबल को देखते ही नहीं बता सकता कि ये कितनी जल्दी है। उतना मुश्किल नहीं है जितना यूनिटली डिकोडेबल है, बट यहाँ पर मुझे यहाँ ये 1 1 0 मेरे लिए बताना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स चाहे यूनिकली डिकोडेबल हैं, पर अभी भी मुझे किसी सिंबल, क्योंकि 1 1 आ गया, 1 1 वैलिड कोड वर्ड है, 1 1 x3 हो सकता है, पर अब वो 1 1 है या 1 1 0 है मुझे ये नहीं पता। मुझे किसी सिंबल को डिकोड करने के लिए पूरी स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि 1 1 का मतलब 1 1 0 भी हो सकता है और 1 1 का मतलब अकेला 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 1 से 2 सिंबल्स आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स है, एक कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स है, इसीलिए मैं इसे इंस्टेंटेनियसली या मैं इसे 1 1 के पूरा होते ही डिकोड नहीं कर सकता। तो ऐसा कोड नॉन इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो ये कोड नॉन इंस्टेंटेनियस कोड है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस कोड चाहता हूं तो मुझे एक कंडीशन चाहिए कि इंस्टेंटेनियस कोड या प्रीफिक्स कोड अगर किसी कोड में कोई एक कोड वर्ड किसी दूसरे का प्रीफिक्स नहीं है, तब वो कोड वर्ड या तब वो कोड प्रीफिक्स कोड या इंस्टेंटेनियस कोड तब वो कोड प्रीफिक्स कोड या इंस्टेंटेनियस कोड कहलाता है। और इंस्टेंटेनियस कोड हमें जैसे ही मिलता है हम उसे वैसे साथ के साथ डिकोड करके और हम उसे साथ के साथ डिकोड करके और प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फिर से अगर वही एग्जाम्पल लें तो ये 0 0 0 ये सिंगुलर कोड है, ये 0 0 1 0 0 1 1 0 या ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, नॉन
ये कोड यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। तीसरा है 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ये नहीं है, ये कोड इंस्टेंटेनियस नहीं है। और फाइनली अगर मैं करूं 0 1 0 1 1 0 और 1 1 1, ये एक प्रीफिक्स कोड है। 0 आएगा, आपको पता है, जैसे ही आपने 0 रिसीव किया x1 है, 1 0 है, या ये कह सकते हैं कि कोड 1 0 है x2, 1 0 x3 और 1 1 1 x4। आपकी एम्बिग्विटी कम है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रीफिक्स कोड है। तो इसके साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि ये डायग्राम एक तरह से इस पॉइंट पर ज़रूरी है कि ये हैं, ये सभी कोड्स हैं। उन कोड्स में से कुछ ही कोड्स, सभी कोड्स में से कुछ ही कोड्स नॉन सिंगुलर होंगे। उन नॉन सिंगुलर कोड्स में से कुछ ही कोड्स यूनिकली डिकोडेबल, उनमें से कुछ ही कोड्स यूनिकली डिकोडेबल होंगे। अब मैं इस बड़ा कर देता हूं। कुछ ही कोड्स यूनिकली डिकोडेबल होंगे और उन यूनिकली डिकोडेबल कोड्स में से भी कुछ ही कोड्स इंस्टेंटेनियस होंगे। तो सभी कोड्स में से कुछ कोड्स नॉन सिंगुलर होते हैं, उन नॉन सिंगुलर कोड्स में से कुछ कोड्स यूनिकली डिकोडेबल होते हैं, उन यूनिकली डिकोडेबल कोड्स में से कुछ ही कोड्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस होते हैं। और मुझे ये चाहिए, हमें अपने सिंबल्स के लिए इंस्टेंटेनियस कोड्स ही चाहिए। हमें अपने सिंबल्स के लिए इंस्टेंटेनियस कोड्स ही चाहिए। तो अब जो हमें अपने सिंबल्स के लिए इंस्टेंटेनियस कोड्स ही चाहिए, तो उसके लिए, या हमें एक्चुअली जैसा कि हमने कहा था कि हमें कोड्स की लेंथ भी कम से कम चाहिए, तो अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। एक, हमें कोड्स की एवरेज लेंथ कम से कम चाहिए। हमें कोड्स की एवरेज लेंथ कम से कम चाहिए, एक। दूसरा, हमें प्रीफिक्स कोड्स चाहिए। हमें अपने सिंबल्स के लिए प्रीफिक्स कोड्स चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास कोडिंग के लिए, कि हमें कम से कम लेंथ के कोड्स चाहिए और हमें प्रीफिक्स कोड्स चाहिए। तो हमें ये कैसे मिलेंगे? तो इसके जवाब के लिए हम इंफॉर्मेशन थ्योरी की दो थ्योरम्स की बात करेंगे। मैं नेचुरली इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि वो प्रूफ इस कोर्स से बाहर है। आप इंफॉर्मेशन थ्योरी का कोई कोर्स चाहें तो कर सकते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें प्रूव की जाएंगी। बट हाँ, तो इसमें पहली थ्योरम है क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो जो पहली थ्योरम मैं दूंगा यहाँ पर, थ्योरम है क्राफ्ट
इनइक्वालिटी, फिर से मैं केवल ये थ्योरम की स्टेटमेंट दूंगा, प्रूफ नहीं दूंगा। तो किसी अल्फाबेट डी या किसी अल्फाबेट या डिक्शनरी डी जिसका साइज डी है, किसी अल्फाबेट डी जिसका साइज डी है, उसमें एक प्रीफिक्स कोड जिसकी कोड लेंथ्स L1, L2, LM हैं या LN हैं, को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी होगी। समेशन I d की पावर माइनस Li I इक्वल टू 1 to n लेस देन और इक्वल टू। सो किसी प्रीफिक्स कोड को, अगर कोई प्रीफिक्स कोड है जिसकी लेंथ्स L1, L2, Ln तक हैं और वो एक डी अरे अल्फ़ाबेट पर एग्जिस्ट करता है, तो वो कोड वर्ड तभी प्रीफिक्स कोड वर्ड हो सकता है जब उसकी लेंथ्स d की पावर माइनस Li सभी कोड वर्ड्स के लिए ये हो। तो ये पहली कंडीशन है प्रीफिक्स कोड की। और इसके साथ ही इसका कन्वर्स भी आ जाता है, कन्वर्स भी यहीं देना ठीक होगा। कन्वर्सली इस थ्योरम का कन्वर्स है, अगर किसी डी अरे अल्फा बेट का कोई की कोडवर्ड लेंथ्स समेशन माइनस Li I इक्वल टू 1 to n लेस देन को सेटिस्फाई करती हैं, तब उस डी अरे अल्फ़ाबेट से उन लेंथ्स का एक प्रीफिक्स कोड बनाया जा सकता है। ये पहला रिजल्ट है क्राफ्ट इनइक्वालिटी, इसे मैं प्रूव नहीं करूंगा। दूसरा, अगर किसी सोर्स की एंट्रोपी Hx है, तब उस सोर्स को लेंथ L, एवरेज लेंथ L के एक प्रीफिक्स कोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किसी सोर्स की एंट्रोपी Hx है, तब उस सोर्स को लेंथ L के एक प्रीफिक्स कोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां Hx लेस देन इक्वल टू L लेस देन इक्वल टू L+1, लेंथ L के एक बाइनरी
लेंथ एल के एक बाइनरी प्रीफिक्स कोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, d = 2। तब उस सोर्स को लेंथ एल के एक बाइनरी प्रीफिक्स कोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जहां वो कोड की लेंथ एल ये सेटिस्फाई करेगी। इस थ्योरम का एक डीएरी वर्जन भी है जो कि मैं जिसकी बात यहाँ नहीं करूँगा, पर ये सब जानना ज़रूरी है कोड वर्ड्स को समझने के लिए। अब हम ये समझेंगे कि एक बार हमने कर लिया, तब हम समझेंगे कि हमें ये तो पता चल गया, अगर मैं इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं भी दे रहा हूँ, हम मान रहे हैं कि ये थ्योरम्स बिना प्रूफ के ही सच हैं, फिर भी हम ये तो जानते हैं कि उस एवरेज उस कोड वर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कोड वर्ड कैसे उठता बोलता और चलता है, पर वो कोड वर्ड हम बनाएंगे कैसे, सवाल ये है। तो अगला सवाल ये है कि हम ये कोड वर्ड बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए जो तरीका है उसे हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम कहते हैं, और हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।